अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपने मूवी में इस कैरेक्टर को जरूर देखा होगा। मुगल कैंप में एक अकेली महिला जो औरंगजेब के साथ खड़ी है। मूवी में डायना पेंटी ने इस रोल को प्ले किया है। जो रोल आपने देखा है वो कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब की बेटी जीनतुन्निसा थी। वो जीनतुन्निसा जो औरंगजेब के साथ दक्कन में मराठों के साथ मुकाबला करने गई थी। वो जीनतुन्निसा जिसने हर कदम पर औरंगजेब की हर पॉलिसी का साथ दिया था, चाहे वो संभाजी महाराज की हत्या हो या फिर मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। औरंगजेब के साथ दक्कन में साए की तरह रहने वाली जीनतुन्निसा औरंगजेब की सबसे ताकतवर बेटियों में से एक थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस जीनतुन्निसा ने संभाजी महाराज की हत्या में हामी भरी थी, उसी जीनतुन्निसा के नाम पर छत्रपति साहूजी महाराज ने मस्जिद क्यों बनवाई थी। जी हाँ, अपने पिता को जान से मारने वाले औरंगजेब की बेटी जीनत का शाहू जी पूरा सम्मान करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्यों था। अब जाहिर है कि मूवी में आपको जीनतुन्निसा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जीनत मुगलों के साथ साथ मराठों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए आज मैं आपको इन्हीं जीनतुन्निसा बेगम की कहानी सुनाऊंगा। आखिर कौन थी जीनतुन्निसा, उनके औरंगजेब से कैसे संबंध थे और आखिर क्यों साहू जी महाराज ने उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम की उनको डेडिकेट करते हुए मस्जिद बनाई। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जिस मस्जिद की बात मैं कर रहा हूं वो है महाराष्ट्र के सतारा में बनी बेगम मस्जिद। इस मस्जिद को बनवाया मराठों के अगले छत्रपति साहूजी महाराज ने, जो कि संभाजी महाराज के बेटे थे। अब दोस्तों, आज ये मस्जिद मौजूद नहीं है, लेकिन हमें सबूत मिलते हैं कि उन्होंने इस मस्जिद को बनवाने का आदेश दिया था। कहा जाता है कि साहूजी महाराज जीनतुन्निसा की बहुत इज्जत करते थे और इसीलिए उनकी याद में उन्होंने मस्जिद बनवाई। वास्तव में खुद जीनत भी साहू जी को अपने बेटे के जैसा मानती थी। अब इन दोनों की कहानी को समझने के लिए पहले जीनत को ठीक से जानने की जरूरत है। तो जीनतुन्निसा मुगल बादशाह औरंगजेब की 4 बेटियों में से दूसरे नंबर की बेटी थी। औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी का नाम था जेबुन्निसा बेगम, दूसरी थी जीनतुन्निसा, तीसरी थी जुबैदा और चौथी थी मेहरुन्निसा बेगम। अब इनमें से सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है जेबुन्निसा के बारे में। इसकी वजह यह है कि जेबुन्निसा अपने पिता की विद्रोही बेटी थी। वो हर काम करती थी जो औरंगजेब को पसंद नहीं था। जेबुन्निसा ने न सिर्फ औरंगजेब का विरोध किया, बल्कि उसने ज्योतिष विद्या और खगोल शास्त्र की भी खूब पढ़ाई की। जेबुन्निसा को कविताएं लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने दीवाने मखफी नाम की एक किताब लिखी थी। मखफी उनका पेन नेम था जो अपने पिता की नज़रों से खुद को बचाने के लिए वो इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन फिर जब औरंगजेब को इस बारे में पता चला तो जेबुन्निसा को औरंगजेब ने कैद कर लिया और दिल्ली के सलीमगढ़ में उन्हें बंदी बनाकर डाल दिया। यहीं पर जेबुन्निसा ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई और आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन औरंगजेब की दूसरी बेटी जेबुन्निसा से बिल्कुल अलग थी। जीनतुन्निसा, जिनकी ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, उनका जन्म 5 अक्टूबर 1643 को हुआ था, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में न होकर औरंगाबाद में हुआ था। इसकी वजह भी साफ थी। जीनतुन्निसा शाहजहां के शासनकाल में पैदा हुई थी और उस समय औरंगजेब दक्कन में गवर्नर के पद पर तैनात था। दोस्तों, जीनत औरंगजेब की पहली और सबसे मुख्य पत्नी संगिनी दिलरास बानो बेगम की बेटी थी। दिलरास बानो का खानदान बहुत रिच था। वो पर्शिया या फारस की सफाविद डायनेस्टी की राजकुमारी थी और गुजरात के वायसराय मिर्जा बदी उल जमान सफवी की बेटी थी। अब उनका जन्म भले ही शाहजहां के शासनकाल में हुआ हो, लेकिन जल्दी ही उनके पिता औरंगजेब ने मुगल गद्दी को संभाल लिया। दोस्तों, जीनतुन्निसा का मतलब है महिलाओं के बीच गहना, यानी कि एक बेहद सुंदर महिला। जीनतुन्निसा बहुत खूबसूरत राजकुमारियों में से एक थी। कहते हैं कि जीनतुन्निसा को अपनी बड़ी बहन राजकुमारी जेबुन्निसा और अपनी छोटी बहन राजकुमारी जुब्दतुन्निसा बेगम की तरह ही इस्लाम के सिद्धांतों का बहुत ज्ञान था। उन्होंने दिल्ली में जीनतुल मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे अब गाजीउद्दीन मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वो सूफी सेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी और उन्होंने कई सारे धार्मिक कामों में हिस्सा लिया था। जीनत ने अपनी बड़ी बहन जेबुन्निसा के उलट हमेशा ही औरंगजेब का साथ दिया, फिर चाहे वो सही हो या गलत। वो विद्रोही स्वभाव की थी नहीं, इसलिए जल्दी ही अपने पिता औरंगजेब से उनकी करीबी भी बढ़ गई। यही वजह है कि जब 1681 में औरंगजेब ने दक्कन की ओर कूच किया तो अपने साथ अपनी दूसरी बेटी को भी लेकर गया। ये पहली बार था जब जीनतुन्निसा ने दिल्ली को छोड़ा था। अगर आप छावा मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी जीनत औरंगजेब का विरोध करती हुई नहीं दिखती। जीनतुन्निसा अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए उसकी मृत्यु तक वो अपने पिता के साथ ही रही, कभी भी उसने शादी नहीं की।
जब दक्कन में औरंगजेब की लगातार मराठों से हार हो रही थी, तब अपने पिता को संभालने का काम जीनतुन्निसा ने ही किया था। उसने औरंगजेब के हर फैसले में उसका साथ दिया। हिस्टोरियन सर जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि जीनतुन्निसा अपने पिता की सच्ची अनुयायी यानी फॉलोअर थी और उनके आखिरी दिनों तक उनकी सेवा करती रही। उन्होंने मुगल दरबार के अंदर एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन किया, जो धार्मिक और सामाजिक रूप से काफी ज्यादा प्रभावशाली था। ऐसे ही सतीश चंद्रा लिखते हैं कि जीनतुन्निसा का मुगल पॉलिटिक्स पर सीधा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन वो अपने पिता की सोच और उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा सहमत थी। लेकिन दोस्तों, जीनतुन्निसा का महत्व मराठों के लिए भी उतना ही है जितना कि औरंगजेब के लिए। दरअसल जब 1689 में औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कराई, तब उन्होंने उनके बेटे छत्रपति साहूजी महाराज और पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर लिया। 1689 से लेकर 1707 तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई, तब तक इन दोनों को औरंगजेब ने अपने यहाँ पर रखा। इस दौरान औरंगजेब ने रायगढ़ पर कब्जा किया और मराठों से एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस लड़ाई में औरंगजेब को उल्टे हार ही मिली, क्योंकि जितना औरंगजेब ने जीता था उससे कहीं ज्यादा उसे नुकसान हुआ था। साहूजी महाराज और उनकी माता को उन्होंने जेल में नहीं रखा था, लेकिन वो थे उनके ही कंट्रोल में। इसी दौरान जीनतुन्निसा की भूमिका आती है। दरअसल जब छत्रपति साहूजी महाराज को कैद किया गया, तब वो बहुत छोटे थे। उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। ऐसे में जीनतुन्निसा ने ही साहूजी महाराज का पूरा ध्यान रखा था। जीनतुन्निसा ने कभी शादी नहीं की और साहूजी महाराज उनके लिए उनकी अपनी संतान की तरह थे। जीनतुन्निसा ने साहूजी को किसी भी तरह की क्रूरता से बचा कर रखा। जो निर्दयता छत्रपति संभाजी महाराज के साथ दिखाई गई थी, उसे उन्होंने साहूजी के साथ होने नहीं दिया। जीनत ने न केवल येसुबाई को अपने लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मदद दी, बल्कि शाहू की शिक्षा में भी मदद की। साहू मराठी, संस्कृत और फारसी में एक्सपर्ट हो गए और मराठों और मुगलों दोनों के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हो गए। साहूजी महाराज ने बचपन से ही बहुत हिंसा देखी थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक ऐसे शख्स के तौर पर डेवलप किया जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, पीसफुल था और संघर्ष से ज़्यादा शांति में यकीन रखता था। उधर औरंगजेब साल 1707 तक मराठों और दक्कन के दूसरे राजाओं से लड़ता रहा, लेकिन 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगलों के पतन का दौर शुरू हो गया। जीनतुन्निसा ने औरंगजेब के काल में मुगलों की ताकत का चरम देखा, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन को भी देखा। इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहूजी महाराज भी अपने वतन लौटने के लिए अधीर हो गए, मराठों के पास जाना चाहते थे। जीनतुन्निसा ने उन्हें सलाह दी कि वो नए बादशाह बहादुर शाह से इजाज़त मिलने की देरी ना करें, बल्कि तुरंत मुगल खेमे से निकलकर मराठा साम्राज्य की ओर कूच करते। साहूजी महाराज ने जीनत की सलाह पर अमल किया और 8 मई 1707 को दोराहा में मुगल कैंप को छोड़ दिया। जीनतुन्निसा को पता था कि आगे आने वाले वक्त में मुगलों के बीच भयंकर युद्ध होंगे सत्ता के लिए। इस बीच साहूजी महाराज का मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही संभाजी महाराज के बेटे को वहां से निकलवा दिया। फिर जिसका डर था वही हुआ भी। 1707 के बाद मुगल राजकुमारों के बीच जो मार काट मची, जीनतुन्निसा उन सब का गवाह बनी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों के बीच मार काट देखी। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बने। उन्हीं के दौरान जीनतुन्निसा को पातशाह बेगम का भी पद दिया गया। पातशाह बेगम का मतलब होता है फर्स्ट वुमन। पातशाह बेगम वो पद होता था जो मुगल बादशाह की सबसे खास महिला को दिया जाता था। औरंगजेब से पहले शाहजहां के दौर में यह पद शाहजहां की बेटी जहांआरा को और उससे पहले जहांगीर के टाइम पर जहांगीर की पत्नी नूरजहां को दिया गया था। लेकिन इस पद का उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं मिला, क्योंकि अब तक मुगल सत्ता गर्त में जाने लगी थी और पतन की कगार पर खड़ी थी। जीनतुन्निसा के अपने प्रिय भाई और औरंगजेब के बेटों में से एक काम बख्श को 1709 में बहादुर शाह मुअज्जम ने यानी प्रथम ने मार डाला। इसके बाद 1712 में अचानक ही बहादुर शाह प्रथम की भी मृत्यु हो गई। फिर 1712 में नया बादशाह बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह एक बहुत भोग विलासी बादशाह था, जो एक तवायफ लाल कुंवर के प्रेम में पड़ गया। इन्हीं लाल कुंवर की वजह से जीनतुन्निसा और जहांदार शाह के बीच में तनातनी बढ़ गई। लेटर मुगल्स में विलियम इरविन लिखते हैं कि लाल कुंवर की वजह से बादशाह जहांदार शाह और जीनतुन्निसा बेगम के बीच दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि लाल कुंवर ने मिलने से मना कर दिया था। इसलिए जहांदार शाह भी कभी भी जीनतुन्निसा से मिलने ही नहीं गए बादशाह बनने के बाद। इस तरह दोस्तों जीनतुन्निसा ने मुगल बादशाहों की गिरावट को करीब 14 सालों तक देखा। आखिर में 7 मई साल 1721 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मुगलों से ज़्यादा सम्मान उन्हें साहूजी महाराज ने दिया। उनकी कब्र दिल्ली की जीनतुल मस्जिद के परिसर में मौजूद है। इस मस्जिद को खुद जीनत ने बनवाया था। लेकिन जब साहू जी को उनकी मृत्यु के बारे में पता चला तो वो दुखी हुए
इसकी वजह बताते हुए डॉक्टर जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि साहू जी महाराज के साथ दूसरे बंदियों की तुलना में बेहतर व्यवहार किया गया और इसका क्रेडिट कुछ हद तक जीनत-उन-निसा के बीच में खड़े होने को दिया जा सकता है। इसी के चलते साहू जी महाराज ने सतारा में जीनत को सम्मान देने के लिए बेगम मस्जिद बनवाई। इस तरह दोस्तों साहू जी महाराज ने जीनत-उन-निसा बेगम को पूरा सम्मान दिया। बाद में साहू जी महाराज ने अपनी ताकत इतनी बढ़ाई कि वो दिल्ली में मुगल बादशाहों के संरक्षक बन गए। तो दोस्तों ये थी कहानी जीनत-उन-निसा बेगम की, जिन्होंने साहू जी महाराज को बचाया और उसके साथ ही मराठा साम्राज्य के छत्रपति को भी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।